बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहरुख शाह और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाजरीन, पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे IMF के दबाव में अहम फैसलों की दहलीज पर है। हुकूमत ने IMF को नॉन फाइलर के खिलाफ सख्त एक्शन की यकीन दहानी कराई है, जबकि IMF की जानिब से पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 20 खरब रुपए की मजमूई आमदन का हदफ दिया गया है। और ऐसे वक्त में जब भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर दबाव में लाने की कोशिश कर रहा था, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी सफारती कामयाबी समझी जा रही है। इस सूरत हाल में बजट की तैयारियों, टैक्स इस्लाहत और माशी अहदाफ पर क्या असरात मरतब होंगे, आज के प्रोग्राम में उन्हीं पहलुओं पर जो है वो बात होगी। इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, राना रईस साहब जो कि बिजनेसमैन हैं और चेयरमैन हैं ऑल हॉल एसोसिएशन के, उनको वेलकम करते हैं। जबकि महमूदुल हसन अवान साहब जो कि बिजनेसमैन हैं, वो इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। पहले मैं राना साहब से सवाल कर लेता हूँ। राना साहब, फरमा दीजिएगा, हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर के खिलाफ जो इक़दामात की तजवीज़ की गई है, उस पर क्या जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं और उसके असरात किस तरीके से मुरतब हो सकते हैं और मौसर जो है वो असरात होंगे इसके? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी इंडस्ट्री के लिए अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया और हमें मौका दिया कि हम अपनी इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं वो बता सकें, उजागर कर सकें। देखिए, जो नया बजट आ रहा है, हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बजट के अंदर स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाया गया। छोटे बड़े ताजरों को बिठाया जाए, अगर जो इश्यूज़ आते हैं मैं समझता हूँ कि उसको रिज़ॉल्व किया जाता है और रिज़ॉल्व हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा भी इनका बिहेवियर आई थिंक वही है कि बग़ैर भी तो स्टेक होल्डर्स के जो है ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, जो फाइलर्स का आप अभी बता रहे हैं कि नॉन फाइलर्स के लिए घेरा तंग हो रहा है, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं या जो लोग सैलरीड पेड है, अगर वो फाइलर नहीं है इस वक्त, उनके ऊपर अगर घेरा तंग होता है तो सही है। अगर कोई जस्टिफाइड है कि वो इस क्राइटेरिया में आता है और वो फिर भी अपने आप को फाइलर नहीं बनाता, तो गवर्नमेंट का हक और फ़र्ज़ बनता है कि उनको इस दायरे में लेके आए। और विद होल्डिंग टैक्स इसीलिए लगा था कि विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट किया जाए। जो लोग ये सरमाया खर्च कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मैरिज हॉल बुक करा रहे हैं, कोई गाड़ी बुक करा रहे हैं, उससे विद होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है और अगर वो फाइलर होगा तो उसको रिफंड ले लेगा, अदरवाइज कैट आती ज़्यादा और कम की। तो इसी तरीके से एक कैटेगरी वो भी है हमारे यहाँ जिसकी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, जो एक मजदूर तबका है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसको डिक्लेयर करती है कि मिनिमम वेज के अंदर आते हैं। अब हमारी इंडस्ट्री की बात करें, शादी ब्याह की तकरीबात तो वो भी बुक कराते हैं। मालदार के शायद घर बड़े हैं, जो गरीब है वो अपने घर के अंदर शायद फर्नीचर भी सही से नहीं रख सकता, तकरीबात उन्होंने भी बुक करानी है। अब फाइलर है तो 10% देगा, नॉन फाइलर है तो 20% देगा। क्या वो गरीब आदमी वो रिफंड करा सकता है? आप फाइलर बन सकता है? जो एक डेली वेजर है, वो मजदूरी करता है, क्या वो रिटर्न फाइल कर सकता है? तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए स्टेक होल्डर्स को स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें और उनको डिक्लेयर करें। अब आप बताएं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरी ज़िंदगी सर्व की हुई है, जॉब की है, गवर्नमेंट जॉब की है, प्राइवेट जॉब की है, बिजनेस किया है, एक सर्टेन एज के बाद आके रिटायर होता है आदमी, वो फाइलर नहीं होता। क्या अगर वो अब फाइलर नहीं है लेकिन उसने पूरी ज़िंदगी टैक्सेस जमा कराए, इस मुल्क के लिए सर्व किया है, तो क्या उसके साथ नॉन फाइलर वाला ट्रीटमेंट करना क्या सही रहेगा? बिल्कुल गलत है। इसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये आदमी इस चीज़ के अंदर एग्जाम नहीं करता। वो अगर विद होल्डिंग टैक्स दे रहा है, जहाँ पे नॉन फाइलर का टैक्स दे रहा है, तो वो उसको एडजस्ट कराएगा अपने आप को शो करके कि मैं मिनिमम वेज के अंदर आता हूँ जनाब, मैं रिटर्न फाइल नहीं कर सकता और मुझे ये जो है रिफंड कर दिया जाए। इसका नादरा के साथ भी लिंक किया जा सकता है। नादरा तो तमाम डेटा ले रही है, FBR इसका अपना एक डिपार्टमेंट बना सकता है, लेकिन इस मामले के ऊपर कोई वर्किंग नहीं करता। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर जो मिनिमम वेज वाले हैं उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है, बहुत वसी है। वो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है, वो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी टैक्स देता है, कोई भी अशिया खरीदता है, पेट्रोल भरवाता है, अपनी सैलरी में भी कटवाता है, हर जगह टैक्स दे रहा है। तो उसके साथ इस तरीके से दोहरा सलूक करना, मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी। और आइंदा जो बजट आ रहा है, अगर ये फ्रेंडली होगा तो मैं समझता हूँ डोमेस्टिक इकॉनमी इस वक्त जो जवाल पजीर हुई हुई है, यकीन माने पिछले कोविड के बाद से अब तक आपको कोई सिंगल ताजर नहीं मिलेगा जो आपको बोले हाँ यार काम अच्छा हो गया है। पिछली जो ईद गुजरी है उसके अंदर आपने ताजरों का हाल देखा, पता नहीं कितना उन्होंने कोई फिगर आउट किया था कि इतना
जो है अपना हमारा काम हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है, लोग वेट कर रहे हैं। पहले कभी बजट के ऊपर इतनी जो है डिस्कशन नहीं होती थी आम महफिलों में बैठे हुए। इस वक्त लोग बजट को ऐसे देख रहे हैं शायद हमें कोई रिलीफ मिल जाए। गाड़ियों की प्राइसेस देखें, प्रॉपर्टी की प्राइसेस देखें, हर चीज बढ़ गई है। क्यों? प्रॉपर्टी खरीदने जाओ, कोई एक छोटी सी भी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स अलग है, टाउन टैक्स अलग है, फलाना टैक्स अलग है, तो प्रॉपर्टी स्टक हुई पड़ी है। गाड़ियों का हाल देख लें, इनवॉइस वैल्यू से 35-40% प्राइस बढ़ी हुई है। हर चीज का यही हाल है। अब उसकी डेप्थ में जाके अगर आप उसकी कॉस्टिंग देखेंगे तो कॉस्टिंग तो कुछ नहीं है। जो ताजिर कमा रहा है उसका तो पोर्शन बहुत छोटा है, उसके अंदर टैक्सेस का पोर्शन बहुत बड़ा है। उसके बाद भी जी फाइलर, नॉन फाइलर, मैं समझता हूं ये मन तक समझ में नहीं आती हो। ये सिस्टम और ये मामला जब तक हल नहीं हो सकते कि ये ग्रास रूट में जाके स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें कि आप लोग बताएं कि हम कैसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हम अपने बजट को किस तरह बढ़ा सकते हैं, जो हमें टारगेट दिया गया है हम उसको अचीव कैसे कर सकते हैं। आप ताजिरों को बिठाएं, ताजिर आपको बताएंगे कि हमारी ये फलानी इंडस्ट्री है, हम फलानी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये स्टेप होना चाहिए, इससे आप बेहतरी होगी। लेकिन हर दफा की तरह इस दफा भी तमाम ताजिरों को नहीं बुलाया गया और हम तक भी कोई यही आवाजें आई हैं इस वक्त के बगैर किसी मुशावरत के। ये मखसूस जो है वो ताजिरों को से मीटिंग क्यों होती है? ये हमने देखा है, चाहे वो किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उसकी कोई चेयरमैन हो, वो मुलाकात करें तो स्पेसिफिक जो है वो क्या क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया जाता है? ताजिर, ये छोटे ताजिर है इनको नहीं बुलाया जाए, ये बड़े ताजिर है इनको बुलाया जाए, तो क्या क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया जाता है? अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, फेडरेशन हाउस भी है, यहाँ पे भी जो है मीटिंग्स वगैरह होती हैं। लेकिन जो हमारे कराची के अंदर जो ताजिर बरादरी है, मैं स्मॉल ट्रेडर्स की भी बात करूँगा उसके अंदर, उनकी जो है वो रजिस्टर्ड एसोसिएशंस बनी हुई हैं जो कि कराची लेवल के ऊपर, सिंध लेवल के ऊपर अपने मेंबरान को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए गवर्नमेंट के साथ इंगेज रहते हैं। कोई भी इशू आता है उसके ऊपर गवर्नमेंट भी उनको बुलाती है, लेकिन पता नहीं कि बजट जब आता है तो कैसे भूल जाते हैं कि एसोसिएशन नाम की कोई चीज़ है। अच्छा, जिस जो है वो एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं, अगर मैं उससे रिलेटेड सवाल करूं, टैक्स इस्लाहात की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, तमाम ताजिरों को जो है वो बुलाया जा रहा है। एक बड़ी इंडस्ट्री है हॉल एसोसिएशन की, बड़ी जो है वो इकोनॉमी का हिस्सा है पाकिस्तान की। जो है शादी की तकरीबात होती हैं तो उसमें लाखों खर्च होते हैं, एक बड़ी इंडस्ट्री है। तो आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को क्या रिलीफ जो है वो चाहिए और टैक्स किस किस मद में आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन कोई 15 से 20 किस्म के टैक्सेस हैं जो कि हम लोग दे रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिसमें इनकम टैक्स भी आता है। विद होल्डिंग टैक्स तो वो टैक्स है कि जो हमारा टैक्स है ही नहीं, जो तकरीब बुक करा रहा होता है हमारे पास, उससे हम कलेक्ट करके FBR को पास आउट करते हैं, उनको आगे देते हैं। इस तरीके से टाउन टैक्सेस भी हैं, KMC टैक्सेस भी हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं और वो हम सारे टैक्सेस अपने वक्त पे जमा कराते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं कि पानी हो, बिजली हो, गैस हो, एजुकेशन हो, सिक्योरिटी हो, वो सारी चीज़ें भी हम खुद से ही ले रहे होते हैं, खुद ही बेयर कर रहे होते हैं वो एक्सपेंसेस। ये सारी चीज़ें डिलीवर करने के बाद भी ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट का काम है वो भी हम करें। पूरी दुनिया के अंदर जो मैरिज, यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर इसको मैरिज हॉल्स कहते हैं ना, बैंक्वेट हॉल होते हैं, उसमें लॉन होते हैं, मार्कीज होती है, पूरी दुनिया में कम्युनिटी हॉल के नाम से होते हैं और ये गवर्नमेंट सपोर्टेड होते हैं, सही है, और हर एरिया के अंदर होते हैं, हर एरिया की एग्जिस्टिंग ज़रूरत होती है। अब आप छोटे एरियाज़ में चले जाएँ, स्लम्स एरियाज़ में चले जाएँ, आप शार फैसल में आ जाएँ, हर इलाके के अंदर उसी जेंट्री के हिसाब से जो वहाँ के रहने वाले हैं वो उसको बुक करा रहे होते हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट करती है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ हम लोगों ने ये एक ह्यूज एक्सपेंसेस करते हुए हमने उसको डेवलप किया है। गवर्नमेंट को हमें रिलैक्सेशन देना चाहिए उसके अगेंस्ट के अंदर, बाय हुक और बाय क्रुक आपने विद होल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर का 20% कलेक्ट करके FBR को जमा कराना है। नहीं कराने की सूरत में हरासमेंट हो रही होती है। लास्ट टाइम अब जो नए चीफ कमिश्नर साहब आए, इनके साथ हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने हमारे साथ एक कमेटी बनाई और हमने भी अपनी एफर्ट्स की कि हाँ, हम खुद चाहते हैं, हमारा मुल्क है ये, हम इससे हैं और ये हमारी प्यारी कंट्री है और हमसे जो हो सकेगा हम आपको करके देंगे। और हमने वो प्रूव किया, हमने आके स्ट्रेट फॉरवर्ड मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में आके हमने क्लियरली कहा कि भाई जो तकरीब बुक कराएगा
वो अगर विद होल्डिंग टैक्स देगा तो अदरवाइज हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। उसके बाद कलेक्शन बहुत बड़ी क्वांटिटी में हुई और लोग एजुकेट हुए और लोगों ने विद होल्डिंग टैक्स देना शुरू किया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि एक आदमी अपनी तकरीब, आपने कहा कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लिटरली बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक मिडिल मैन हो या फिर कोई गरीब आदमी हो या मालदार हो, हर आदमी यहाँ पे अपने बच्ची की शादी करने के लिए कतरा कतरा जोड़ता है, जमा करता है। जब आप यकीन माने, जब शादी ब्याह की तकरीबात आती हैं तो वो अपने मेहमानों को मदऊ करता है। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो अपने एनवलप्स खोल के जो है वो सारे बिल आउट कर रहे होते हैं, केटरिंग वाले को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं। लोग इन चीज़ों को नहीं समझते वो किस तरीके से मैनेज कर रहा है अपनी सारी चीज़ें, लिटरली। और वो जितनी भी चीज़ें जो आपने बताई कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तकरीबन कोई 25 से 50 के करीब एलाइड इंडस्ट्रियाँ से जुड़ जाती हैं। जब शादी की तकरीब होती है, कपड़ा भी खरीदा जाता है, जेवर भी खरीदा जाता है, रेंटा कार भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो वहाँ सर्व कर रहा होता है, हर जगह टैक्सेस दे रहा होता है। वो फाइलर हो या ना हो, वो मिनिमम वेज में आता हो या ना आता हो, गवर्नमेंट के पास टैक्स अपना पूरा जा रहा होता है। लेकिन क्या ये चीज़ सही है कि एक आदमी अगर फाइलर है और वो उसके ऊपर 10% देता है और उसको रिफंड भी ले लेता है, और एक आदमी अगर मिनिमम वेज में आता है, डेली वेजर है, वो 20% दे रहा है उसका, और वो उसको रिफंड भी नहीं ले सकता, जबकि आपके कानून में लिखा हुआ है कि ये मिनिमम वेज का है और इसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं बनता, फिर भी वो दे रहा है 20%। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैरिज हॉल हर एरिया के अंदर उसी हिसाब से। अब शाह फैसल के अंदर अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे, एग्जाम्पल है, यहाँ आप शाह फैसल के अंदर जाएंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना दोनों के बिल सिमिलर होंगे। हर लोकेशन का, हर प्रॉपर्टी का रेंटल अलग है, एक्सपेंसेस अलग है, तो हर एरिया के अंदर उसी हिसाब से मैरिज हॉल बने हुए। और ये हमारी अपनी जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो हमारी इंडस्ट्री है, हमने अपने तौर पे बनाए और इसमें बड़ा हमने सरमाया लगाया इस उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चों की भी रोजी रोटी जुड़ी रहेगी। लेकिन जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, मैं नहीं समझता कि जो महंगाई है इस वक्त और जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है, कि शायद हम लोग फ्यूचर के अंदर ये अपने मैरिज हॉल को सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और महमूद साहब से मैं सवाल कर लेता हूं, काफी देर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। महमूद साहब, फरमा दीजिएगा, 20 खरब रुपए की आमदन का जो है वो हदफ किस हद तक जो है वो ये काबिल उसूल हो सकता है, और इस वक्त इसके लिए हुकूमत कोई कौन सी बड़ी पॉलिसी में जो है वो तब्दीली करने जा रही है, क्या मामलात है सर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब। इशू ये है कि हम हर चीज मगरब और यूरोप की लेके उसको नाफिज करते हैं, जबकि हम खुद को मुसलमान मुल्क और मुसलमान बहुत बड़ा पक्का मुस्लिम गिरदानते हैं। बेसिक टैक्सेशन जो इस्लाम में है वो अमीर से ली जाती है और गरीब की खिदमत में पेश की जाती है, जैसे ज़कात है। जो मेरे भाई फरमा रहे थे कि नॉन फाइलर और फाइलर, तो वो इसीलिए है कि नॉन फाइलर एक तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है। हमारे यहाँ ये है कि जी आप नहीं, एक कंसेप्ट पूरी दुनिया में नहीं है। ये वाहिद पाकिस्तान है जहाँ नॉन फाइलर है। आप पूरी दुनिया की मईशत देख लें, वहाँ फाइलर नॉन फाइलर का कोई कंसेप्ट नहीं है। वहाँ सीधा सीधा काम है कि जो आपका आईडी कार्ड है वो आपका एनटीएन है और आप उसी से सारी जगह पे टैक्स पे करते हैं। लेकिन फर्क क्या है, वहां वो गधे और घोड़े की पहचान रखते हैं, वो अमीर और गरीब में फर्क जानते हैं, क्योंकि वो आईडी कार्ड आपका पूरा डेटाबेस बताता है। आप गरीब आदमी हैं तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाता। हमारे यहाँ तो जो माचिस है ना, माचिस की डिबिया, उस पे भी टैक्स दिया जाता है। तो कौन कहता है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो टैक्स नहीं देती? टैक्स तो हम देते हैं। कभी किसी ने ये बताया कि इतने खरब टैक्स लेके उसका इस्तेमाल क्या किया? बिल्कुल। आज तक कोई व्हाइट पेपर छाया हुआ है कि इस गवर्नमेंट ने इस साल इतने खरब रुपया टैक्स की मद में इकट्ठा किया, इतना खरब डेवलपमेंट पे लग गया और इतने खरब अयाशियों पे लग गया, जो एक एक बंदा 2-2 जहाज लेके और 10-10 गाड़ियां लेके चला जाता है, उसका भी कोई हिसाब देता है? टैक्स तो बहुत देने वाले हैं। आप उसको रजिस्टर्ड कर लें, उसको नॉन रजिस्टर्ड रखें। और जहां तक बात है कि बजट जो है वो कभी भी ट्रेड फ्रेंडली नहीं आता। हमारे मुल्क में बातों की हद तक ट्रेड फ्रेंडली होता है। अल्लाह करीम का करम है कि हमें कोई ना कोई धक्का लग जाता है, हमारी मईशत चल पड़ती है। जो बैठा होता है वो कहता है देखे मैंने चला ली, पिछला बड़ा खराब था। जब ये चले जाएंगे, आने वाले कहेंगे मैंने ठीक कर लिया, ये बड़े खराब थे।
ये साइकिल तो पिछले 80 साल से चलता आ रहा है और इसी तरह चल रहा है। असल ये है कि हमें साइलोज में नहीं रहना है, हमें कौम बनना है। हम छोटे छोटे साइलोज में रह रहे हैं, ये कराची है, ये सिंध है, ये हैदराबाद है, ये पंजाब है, ये लाहौर है, ये इस्लामाबाद है। उससे निकल के हमें पाकिस्तान बनना पड़ेगा, हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। जब हम पाकिस्तानी बन जाएंगे और ऊपर से लेके नीचे तक हर बंदा अपनी जिम्मेदारी अदा करे, तो कभी भी हम नाकाम नहीं होंगे। हम सिर्फ बातों में सारी चीजें कर रहे हैं। इनको किसी को कहे ना कि कोई व्हाइट पेपर शाया कर दें जो पिछले साल टोटल टैक्स लिया था उसमें से डेवलपमेंट क्या हुई है, कोई नहीं है। केएमसी अपना टैक्स ले रही है, सिटी गवर्नमेंट अपना टैक्स ले रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपना टैक्स ले रही है, ले रहे हैं, मगर आवाम तक वो चीज पहुंच नहीं रही। ये कुछ भी नहीं आता, आप लोगों ने भी आवाज उठाई क्योंकि आप लोग एक बिजनेस कम्युनिटी हैं। अच्छा खासा आप लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं, बिजनेस से आप इकोनॉमी को बेहतर कर रहे होते हैं, टैक्स से जो है वो अपने जिम्मेदार शरीक होने का जो है वो हक अदा कर रहे होते हैं। मगर आप लोग नहीं पूछते एज अ बिजनेस कम्युनिटी, जितनी भी फेडरेशन है, जितने भी जो इस तरीके से आप लोग की कम्युनिटी है, वो नहीं पूछती कि कहाँ लग रहा है ये हमारा, हमें इसके जो है वो जो अच्छी पॉजिटिव साइंस हैं वो हमें कब मिलेंगे? हमें उलझाई 2 वक्त की रोटी में दिया गया है। आप जितनी ट्रेड है ना, या जितने आपके ट्रेडर्स हैं, या जितने आपके अच्छे लेवल के लोग हैं, सबको ना 2 वक्त की रोटी के चक्कर में उलझा दिया है। आपको उस साइकिल से ही नहीं निकलने देते कि आप किसी से पूछें, और जो पूछता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। आजादी कहाँ मिलती है आपको? और अगर आप कहते हैं कि हम नहीं पूछते, तो आज ये जो महफिल, ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें भी मैं तो सवाल ही कर रहा हूं ना जी कि आपने पिछले साल जितने पैसे इकट्ठे किए थे उसका कोई एक पेपर शाया कर दें कि आपने कहां लगाए। जैसे ये भाई बात कर रहे थे कि जी वो एक गरीब आदमी अपनी बेटी की रुखसती के लिए जब आता है तो उसको सबसे पहले तो 20% का विद होल्डिंग टैक्स डराते हैं, नहीं भरेंगे तो इनके गले आएगा, और ये भर देते हैं। तो कई दफा तो ये होता है कि ये उससे फीस ही नहीं चार्ज कर रहे होते कि यार बंदा इतना गरीब है कि चलो यार फीस भी ले ही जाने दो, लेकिन टैक्स उस पर भी पूरा देना पड़ता है। तो हमारे यहाँ टैक्सेशन का निजाम जो है वो सही नहीं है। टैक्स देने वाले बहुत हैं, टैक्स कलेक्टर भी बड़े हैं, लेकिन जब तक प्रॉपर सिस्टम नहीं आएगा और नीयत साफ नहीं होगी तो ये चीजें चलती रहेंगी। हम बातों के धनी हैं, अल्फाज का गोरख धंधा होता है बजट, और कितने मिनी बजट्स आते हैं साल में ये भी हमें नहीं पता लगता है। कोई गवर्नमेंट आज तक ऐसी आई है जो कहे कि मैंने मई या जून में बजट पेश कर दिया, अब अगले मई जून तक कोई मिनी बजट नहीं आएगा। मुख्तलिफ तरह के बजट्स आ जाते हैं, और हम तो वो कौम है कि IMF से हमें कर्जा मिल जाता है तो हम खुशी से शादियाने बजाते हैं। कभी कर्जे पे भी किसी ने खुशी मनाई है? वो तो शर्म का मकाम है कि आप दूसरों के पैसे लेके अपना सालों से हम जो है वो यही खुशियां मना रहे हैं। हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हम आज भी महकूम हैं, हम आजाद नहीं हैं। हम IMF की बातें क्यों माननी पड़ती हैं? जाहिर है जो पैसे देता है वो बात भी मनवाता है। बिल्कुल सर, मैं इसी से सवाल कर लेता हूं। इदरीस गिगी साहब जो कि बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी वेलकम करते हैं। और बजट जो अपकमिंग बजट है उसके ऊपर सवाल कर लेते हैं कि बजट की तैयारियों में IMF की शराइत वो तो लाजमी होंगी। क्या आप समझ रहे हैं कि हुकूमत उन शराइत को और मशवरों को किस हद तक जो है वो बजट में शामिल करेगी सर? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, thank you very much for inviting me here. Obviously एक बहुत हॉट टॉपिक है these days. अभी बल्कि मैं ये कहूँगा अभी भी हम हालाती जंग से नहीं निकले हैं। We don't know कि आगे किस करवट ये हुकूमत बदल बैठता है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से एक माशी बहरान का शिकार है। नो डाउट पिछली जो अभी इंडिया के साथ हमारी रिफ्ट हुई 72 घंटे की जो एक जंग हुई, उसमें अल्लाह ने एक मौज़ा ही हमें करके दिखाया कि हम लोग जीते हैं। और ये वो सॉरी मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके, क्योंकि ऑब्वियसली उसके साथ में लिंक करके इसका जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको जवाब दे रहा हूँ कि एक मौजे से कम नहीं था। ये वो 313 वाला लश्कर जो कि टूटी फूटी तरवारों के साथ जो हजारों से लड़े और जीते, और वही जो सूरह फील में जिस तरह के अल्लाह ने कुरान में कहा कि जो एक छोटे से परिंदे के जरिए जो है इतने बड़े हाथी वाले लश्कर को भूसा बना दिया। ये इंडिया हमारे से कई गुना ज्यादा ताकत रखता है, कई बड़ा मुल्क है, और इसको अल्लाह ने हमें एक तौफीक दी, अल्लाह ने हमें साथ दिया कि हम इस पे फतेह हुए। इस कंडीशंस के साथ इस जो हमारी विक्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक वो वाली विक्ट्री नहीं थी कि 2 मुल्कों की फौजी लड़ी और उन्होंने जीत गया, नहीं।
मैं इसको मिलाना चाहूंगा हमारे इकोनॉमिकल हब के साथ भी। हमारा एक जो डिप्लोमेटिक सर्कल है दुनिया को एक अपना लोहा मनवाने के लिए, उसमें भी इस वक्त जो है राह बहुत हमवार है। पाकिस्तान में मैशियत को बेहतर करने के लिए दुनिया को एक कॉन्फिडेंस दिला दिया है कि ये पाकिस्तान जो है कोई फलस्तीन या कोई छोटा मुल्क नहीं है जो जिसको जो चाहेगा वो आके कब्जा कर लेगा। भारत ने भी, इदरीस साहब, भारत ने भी बड़ी कोशिश की थी कि IMF से जो है वो जो किस्त की मंजूरी है जी, पाकिस्तान को ना देखें कि हाँ, 1 अरब 24 करोड़ रुपए का जो डॉलर का जो कर्जा दिया वो ड्यूरिंग द वॉर दिया, तो पाकिस्तान कोई ना कोई अहमियत रखता है तब जाकर के ये हुआ। वरना आप खुद बताएं, अगर आप बिजनेस करते हैं, आप जिसकी फैक्ट्री जल गई हो, खुदा ना खास्ता जिसकी दुकान जल गई हो, उसको जाके आप कोई माल देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि देखें ऑब्वियसली हर एक को अपने रकम, अपनी जो चीजें उसकी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हमारे साथ हुई है, इसको हमें कैच करना चाहिए। जहां तक बजट की बात है, देखिए मैं भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कमेटी में इन्वॉल्व रहता हूं, तो गवर्नमेंट को अभी हमने यही मशवरा दिया है कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं था, इसलिए कहूंगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो सही होता जा रहा है, वो एनर्जी क्राइसिस का है। देखें यहाँ पे आपके पास लेबर के रेट दुनिया के मुकाबले में कम है या बराबर हैं। हमारा जो खित्ता है जिसमें बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, चाइना हमसे बहुत आगे, मैं उसको अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता। ऑब्वियसली इंडिया एक अलग लीग में है। तो ये जो मुल्क हैं, इस मुल्क को भी देखें तो पाकिस्तान की जो लेबर रेट है, जो हमारी मिनिमम सैलरी वेजेस हैं, वो इस खत्ते को मैच करती हैं। जो चीज मैच नहीं करती वो एनर्जी प्राइसेस हैं। एनर्जी प्राइसेस में अभी पिछले दिनों, पिछले महीने जो साहब, जैसे कि मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत है, मगर जहाँ पे सबसे जो है वो कम लेबर होती है, जहाँ पे पैसे जो है वो कम लेबर के होते हैं, वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वहां पे वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो, ताकि उनकी कॉस्टिंग कम हो सके। लाइक इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी इसी तरीके से फैक्ट्रीज डाली जाती हैं और वो सामान एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर इंडिया से मंगवाया जाता है। तो आप नहीं समझते पाकिस्तान इस चीज में क्यों पीछे है? हालांकि हमारी लेबर बहुत जो है ना वो कम रेट पे है। सर, हम जो पीछे है ना, हम पीछे हैं ड्यू टू द वॉर, ड्यू टू द हालात, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बिना पे। यहाँ पे आज 30 साल हो गए, कोई बड़ा बायर नहीं आके दिया। अब मैं ये समझता हूं, मैंने ये जो इतनी तमीद बांधी कि पिछले जंग के बारे में बात की, अब वो सिचुएशन है कि अब हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बायर्स को भी बोलें, बताएं उनको कि पाकिस्तान सेफ कंट्री आप आए। देखें, आप एक मिसाल ले लें, आप मालिक हैं किसी फैक्ट्री के, जब आप कोई चीज परचेज के लिए जाएंगे ना, तो आप हो सकता है कि 2 महीने का स्टॉक की जगह 4 महीने की उससे बात कर लें। आप वो चीज भी ऐड कर सकते हैं उनसे बात करके। अगर आपको आपके ड्यूरिंग द विजिट आप किसी फैक्ट्री पे गए, किसी मुल्क में गए, तो आपने देखा कि यार यहाँ प्रोडक्ट भी अच्छी है, यहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा है, इनकी सर्विस भी अच्छी है, तो वो आप जो दूसरों को ऑर्डर देते हैं वो भी दे देंगे। बदकिस्मती से पिछले 30 साल में, जब से हम इस जंग में कूदे हैं, 25 साल से, जब से हालात खराब हुए हैं पाकिस्तान के, हमारे पास कोई डिसीजन मेकर बायर नहीं आया। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नुमाइंदे आते रहे हैं। वो नुमाइंदे इस तरीके से होते हैं कि जाओ ये चीज की है ना, वहां पे निगोशिएशन करके आ जाओ, उनको ब्लैकमेल करो कि ये चीज हम $2 की ले रहे हैं, अगर आपने $1.25 में देनी है तो ठीक है, वरना हम बांग्लादेश में ऑर्डर प्लेस कर देंगे। वो जब आकर के हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, हमारे म्यार देखेंगे, तो उनको पता चलेगा हम क्या। अभी तो ये होता है कि एक्सपोर्टर हजरात को जो है अपने बस्ते भर के, बैग भर करके कभी दुबई में अपने बायर के पास जाना पड़ता है, कभी किसी एग्जीबिशन में जाना पड़ता है। जितनी चीजें उन्होंने कर ली वो कर ली। ऑब्वियसली वो अपनी फैक्ट्री की मशीनरी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ले जाके दिखा सकते, वो सिर्फ प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, जिसपे बायर को कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता कि प्रोडक्ट तो किसी से भी लेके आ सकते हैं आप। तो ये वो चीजें जो मैं समझता हूं कि खत्म होने जा रही हैं। अब पाकिस्तान चाहे, हमारी जो लीडरशिप है वो चाहे तो इस चीज को वो अहमियत दे करके, एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा तो आपका IMF से भी कर्जा खत्म हो जाएगा, आपको किसी से मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पिछले साल जुलाई से लेके अब तक हम कोई डेफिशिएट में नहीं है। 1.9 बिलियन जो है डॉलर हमारा सरप्लस है। अगर यही हालात रहते रहे तो ऑब्वियसली हम एक ना सिर्फ के कर्ज के दलदल से निकलेंगे, बल्कि हम तरक्की की राह पे भी कामजन हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं राना साहब के पास आऊंगा। राना साहब, ये शरह सूद में जो कमी हुई है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जो है वो देखे जा रहे थे कि पॉजिटिव साइड जो है ना वो निकलेगी, शरह सूद में कमी हुई है तो लोग इन्वेस्टमेंट पे जो है ना पैसे लगाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इतनी कोई ज़्यादा इकोनॉमी बेहतर नहीं हो सकी शरह सूद कम करने के बावजूद। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है।
एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मार्केट अच्छी होगी, काम खुलेगा, लेकिन आप ये देखें कि जो ये टैक्सेस का रुझान इन्होंने मिनी बजट के अंदर भी बहुत चेंजिंग की, तो लोग इस वक्त जो हैं वो आई थिंक दूसरी कमोडिटीज़ की तरफ भी जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर देखें, स्टॉक यूएस के अंदर जब नीचे आई तो लोग क्रिप्टो में गए, गोल्ड के अंदर गए। हर आदमी को इजी मनी चाहिए, सही है, मेहनत नहीं करनी है, ये एक सच्चाई है। बिल्कुल। बात कर रहे थे हालत जंग की, हाँ ये हमारा मुल्क हालत जंग पिछले 40 सालों से, कोई नई बात तो नहीं है। क्या 40 साल पहले हमने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर काम किया? इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क 400-500 बिलियन डॉलर्स की आईटी में काम कर रहा है, और हमारी कंट्री भी आज से कोई आई थिंक 6-7 साल पहले बड़ा अच्छा आईटी का हमारी जो थे जो एक रेशो था बहुत अप था, वो ग्रेजुअली नीचे आ गया। और हमारी यूथ कहाँ खड़ी है इस वक्त? टेकटॉक में, वो सोशल मीडिया में, गलियों में बैठी हुई है। लेकिन जब तक एजुकेशन के ऊपर काम नहीं होगा, आइंदा आने वाला वक्त एआई नज़र आ रहा है, ये बातें हो रही थी, आइंदा एजुकेशन के बगैर कोई तरक्की नहीं कर सकता। और हम एजुकेशन में कहाँ हैं? हमारे गवर्नमेंट स्कूल फाल है, क्या आप समझते हैं? सबने उसमें ही पढ़ा है पहले। आज जो भी बैठा है इस प्रोग्राम के अंदर सब इस चीज़ को इंडोर्स करेंगे, हाँ सही है भाई, गवर्नमेंट स्कूल फाल थे पहले। इवन के सिंध से आप आगे चले जाएं, वहाँ आज भी फाल है। केपीके के अंदर हमने देखा है, वहाँ आज भी बच्चे जाते हैं, क्या यहाँ पे फाल है? एजुकेशन सेक्टर हमारा, जब तक हम लोग नहीं एजुकेशन सेक्टर को एजुकेशन नहीं लेके आएंगे यूथ के अंदर, उनको पढ़ाएंगे नहीं, तो मैं नहीं समझता कि तरक्की हो सकेगी। एक अच्छी कौम बनना है, एजुकेशन ज़रूरी है, सही है। एक अच्छी मईशत बनानी है, एजुकेशन ज़रूरी है, हर लिहाज से ज़रूरी है। तो हमें जंगी बुनियादों पर एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहिए, और आज ही से शुरू करना चाहिए। ये नहीं है कि हम करेंगे, नहीं नज़र आ रहा है अभी भी, और हर प्रोग्राम में यही बात होती है, कब शुरू होगा इस शहर में काम, कब शुरू होगा? हम तो सड़कों को तो भूल गए ना, हम भूल गए अब सड़कों को, हम आदी बन गए। बिल्कुल। हमें गैस नहीं दी तुमने, हम भूल चुके, हमें ना दो, सही है ना, हमने अपना इंतजाम कर लिया है। पानी नहीं है, हम उसके लिए भी तैयार हो गए। अच्छा, भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन तो दो, एटलीस्ट एजुकेशन तो दो, सिक्योरिटी तो दो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। हेल्थ दो, हॉस्पिटल्स दो। अब सिंध गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स के अंदर कुछ काम किया है, लेकिन अभी भी जितनी बड़ी ग्रोथ है हमारे यहाँ की, यहाँ कराची के जो वॉल्यूम है, लिटरली इतनी आबादी हो गई है, उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, पीनट भी नहीं है हेल्थ के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं महमूद साहब के पास आऊँगा। महमूद साहब, ये फरमा दीजिएगा कि एफबीआर की हमने बात कर ली है, IMF की और आने वाले बजट की, और एफबीआर ने एक बात की है, उसमें ये बोला गया है कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है एफबीआर का, वो हर कंपनीज में बैठेगा। उस पे कितना अमल हो चुका है अब तक, और आप लोगों ने क्या रजिस्ट किया है ताकि वो जो भी ऑडिट वगैरह है उसको मॉनिटर कर सके? ऐसी कोई जो है वो मजीद पेशरफ्त हुई है? देखिए, ये एक सिलेक्टेड कम्युनिटी के लिए उन्होंने किया है, जहां लीकेज है या जहां उनको कहीं डाउट है, तो वो वहां पे, जैसे सिगरेट की आपकी इंडस्ट्री है, तो सबसे बड़ी चोरी जो है 300 अरब रुपए की सिगरेट की इंडस्ट्री में होती है। तो वहां पे लीकेज के लिए तो जरूर बिठाना चाहिए, लेकिन ये देख लें कि जो बैठेगा वो लीकेज रोकेगा या फर्दर चीजों को बढ़ा देगा। हमने तो वो काम किया ना कि एक बंदे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा बंदा बिठाए जाते हैं, वो एक दूसरे को चेक ही कर रहे होते हैं, और एंड में पता लगता है कि जी वो एक ऐसा बम बन गया कि वहां अरबों रुपए का एक फ्रॉड हो गया। तो जब तक आप बिजनेसमैन को वो एनवायरनमेंट नहीं देंगे जिसमें वो खुद को सिक्योर फील करेगा, तो आप जितने बंदे मर्जी लगा लें, टैक्स चोरी नहीं रुक सकते। मसला ये है कि बाहर या बाकी मुल्कों में क्यों टैक्स फ्रॉड कम होते हैं? इसलिए होते हैं कि वहाँ कंसिस्टेंस होती है, हर चीज में तसलसल होता है, और लोगों को पता होता है कि यार गवर्नमेंट ने ये 5 साल का प्रोग्राम दिया है तो वो प्रोग्राम चलेगा। हमारे यहाँ तो बंदा बदला और पॉलिसी बदल गई। तो तसलसल जब तक नहीं होगा तो आप जितने बंदे मर्जी है बिठा लें, कानून जितने मर्जी है बना लें, आप तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की तब होगी जब आप किसी को एतमाद में लेंगे, जिसने टैक्स देना है उसकी तकालीफ को भी समझेंगे कि ठीक है भाई आप टैक्स दो, ये वाली चीजें हो जाएंगी। यहाँ तो आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर का रोड देख लें, जहाँ आपके बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जाते हैं,
वहां के रोड की हालत देख लें, वहां गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है और वहां के फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट है। तो मसला ये है कि हमने अपने आप को कौम बनाया ही नहीं है, हमने साइलोज में जिंदगी गुजार दी और हम उसी तरह के मेरा क्या होगा, मुझे इससे गरज है, दूसरा क्या कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो वो जो आप टैक्स ऑपरेटर या रेवेन्यू कलेक्टर बिठाएंगे, क्या उसकी सारी जरूरियात पूरी करके उसको आपने भेजा है कि वहां पे टैक्स चोरी को रोक ले? वो उसको साथ ही मिला लेंगे जिन्होंने टैक्स चोरी करना है, कुछ भी नहीं होगा। ये तो एक और बर्डन है हमारी इकोनॉमी पे, कुछ नहीं होना है इससे। और एफबीआर जो है वो भी उन्हीं इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को निचोड़ रहा है जो पिछले, मैं 92 से हूँ बिजनेस में, और इन 33-34 सालों में मैंने तो यही देखा है कि जी 30 अरब की एक्सपोर्ट होनी है और आज तक 30 अरब डॉलर पे हम रुके हुए हैं। मैं पाक कजाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का चेयरमैन हूँ। 91 में कजाकिस्तान आजाद हुआ है। 141.5 बिलियन डॉलर की उसकी ट्रेड है और हम आज भी 82 बिलियन डॉलर पे खड़े हैं। ये मैंने अगले दिन भी कहीं कोट किया है, तो मुझे कह रहे थे यार ये क्या है। तो जो अच्छा मजे की बात ये है, उनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। कजाकिस्तान लैंडलॉक मुल्क है, उसके पास कोई इंडस्ट्री नहीं, हर चीज वो इंपोर्ट करता है। तो जिस कौम ने तरक्की करनी होती है, जिसमें लगन होती है, वो काम करती है। तो हम सिर्फ बातें ना करें। मैं गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा, मैं ट्रेड से भी गुजारिश करूंगा, मैं आम आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि खुदारा कौम बन जाए और अपने इस मुल्क को, जो अल्लाह करीम ने आपको ये एक इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है, इसको हम कदर की निगाह से देखें और हम सारे इसके लिए कुछ कर जाएं। वो जो एक वार जोन 3 घंटे 45 मिनट का था ना, उसमें हम वाकई कौम थे। वो जज्बा हमें सारी जिंदगी के लिए चाहिए। वो 3 घंटे 45 मिनट वाला जज्बा अगर हमें रेगुलर जागता रहा तो हम तरक्की कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वरना जितने मर्जी है आप चेक एंड बैलेंस कर लें, टैक्स चोरी नहीं रुक सकती। बिल्कुल। मैं इदरीस साहब से जो है वो सवाल कर लेता हूँ, उनकी टाइम भी शॉर्ट रह गया है। इदरीस साहब फरमा दीजिएगा कि आईएमएफ की शराइत से जुड़ी हुई जो बजट पॉलिसी है वो आम आदमी पे कितना रिलीफ या मजीद जो है ना वो बोझ डालेगी, क्योंकि आप सब तमाम जो है वो लोग बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या होगा, क्या आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ तो जा रही है, जाहिर सी बात है, चीजें अच्छी हो रही है, इससे और तो चीज बुरी नहीं हो सकती हमारी इकोनॉमी में, इससे बेहतरी हो सकती है। तो आम आवाम जो है उसको कितना रिलीफ मिलेगा? देखें, बेहतरी की तरफ है और इससे बुराई को हम देखते हुए बेहतरी की तरफ आए। इससे बुरे हालात भी हमने सामना किया और हम निकले हैं। इस वक्त जो हमने तजावीज़ात दिए हैं बहुत सारी, उसमें अगर मैं बात करूं जिससे तमाम अवाम को, ना सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले एक एक फ़र्द को जो इसका फ़ायदा पहुंचेगा, वो है बिजली की कीमतें। हमने इनको ये दिया है कि आप जब पेट्रोल की कीमतें चेंज करते हैं, जब बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टर वेरी सेकेंड डे जो है ना अपने किराया, अपनी चीज़ें बढ़ा देता है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तो बहुत कम है। कुछ ही शहरों में है जो फाल हैं और बाकी जगहों पर, स्पेशली अगर आप कराची में बात करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जब, लेकिन आप पेट्रोल के बजाय आप बिजली की कीमतें 15 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए यूनिट कम कर देंगे फी यूनिट को, तो उससे हर आदमी को, हर इंडस्ट्री को, हर दुकानदार को फायदा मिलेगा। ये एक हमने चीज उनको बताई कि ठीक है आप पेट्रोल की कीमत ना चेंज करें, आप इंटरनेशनल मार्केट में हैं, आप उसको करके उसका इम्पैक्ट जो है आप बिजली के बिल पे, एनर्जी के बिल पे दे दें। इससे बहुत फायदा होगा आवाम को, इंडस्ट्री को, और जिस तरीके से मामला हर ट्रेड एंड इंडस्ट्री को। दूसरी तजावीज़ में ऑब्वियसली टैक्स का इस वक्त इनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हुए हैं। ऑब्वियसली आपने जब किसी से कर्जा लिया था तो उनसे आप IMF से आपने एग्रीमेंट किया था कि हम इतना टैक्स कलेक्शन करेंगे, जो कि वो हदफ इस दफा पूरे नहीं होते हुए नजर आ रहे, काफी शॉर्टेज है। ऑब्वियसली उस बिना पे वो आपको नए हदफ दे रहा है कि आपने इस तरीके से ये अमल करना है। उस अमल में इस तरीके से गवर्नमेंट चाह रही है कि 1 लाख रुपए से कम वाले या 1 लाख रुपए तक की जो भी सैलरीड पर्सन है उनके ऊपर भी टैक्स हटा दिया जाए, लेकिन IMF उस पर नहीं मान रही है। ऑब्वियसली नेगोशिएशंस आर कैरी ऑन, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का वेट है, इस वक्त पाकिस्तान इस पोजीशन में, मैं ये समझता हूँ इस पोजीशन पे है कि IMF से भी नेगोशिएशन कर सकता है। ऐसा नहीं कि हाथ बांध के गर्दन नीचे करके यस सर कह के वो जान छुड़ा दे। इस वक्त वो कर रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कमिटीज बनाई हैं, लोग जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं,
आज भी साबदार साहब चाइना पहुंचे हैं, बिलावल साहब की सरबराही में यूरोप और अमेरिका के लिए लोग निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम है। मैं समझता हूँ कि इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बात फ्लैश करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ राइट आफ्टर द ईद चाइना से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, उस पर मेरा भी कुछ ना कुछ रोल है कहीं ना कहीं, और दे आर लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन बिलियंस ऑफ डॉलर इन पाकिस्तान, और डिफरेंट शोबाजात में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसी उनके काफी मॉडल्स हैं। काजाकिस्तान की अभी भाई बात कर रहे थे, उनका भी है। ऑब्वियसली काजाकिस्तान के पास जो एडवांटेज है वो पेट्रोल का है, और दूसरी चीजें पाकिस्तान पेट्रोल इंपोर्ट करता है, उस मुल्क में पेट्रोल, गैस और काफी जो दूसरी कुदरती वसाइल हैं वो मौजूद हैं। इस वक्त मैं चूंकि EPZ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हूँ, इस वक्त हमने फेज 3 लॉन्च करने के लिए नेक्स्ट मंथ हम वो भी लॉन्च कर रहे हैं, ताकि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, लोकल इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकें। इस वक्त माइन एंड मिनरल्स पे काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। बाहर के काफी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आके इस शोबे में जो है इन्वेस्टमेंट करें। एग्रीकल्चर इज अनदर सब्जेक्ट जो कि एग्रीकल्चर में पोटेंशियल है। तो चीजें बहुत हैं, सिर्फ हमें एक तरफ एक चीज के टेक्सटाइल और गारमेंट को छोड़कर भी हमें बहुत सारी चीजों को देखना है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं इदरीस साहब की चीजें जो है वो वक्त के साथ साथ मजीद बेहतर हों। आपका भी इदरीस साहब बहुत शुक्रिया, महमूद हसन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, जबकि राना रईस साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आने वाले बजट महज एक मालियाती दस्तावेज नहीं बल्कि पाकिस्तान की माशी मुस्तकबिल का एक बड़ा इम्तिहान है। IMF की शराइ, सियासी चैलेंजेस और आलमी सफारती माहौल मिलकर हुकूमत के लिए एक कठिन राह मुतय्यन जो है वो कर रहे हैं। नॉन फाइलर के खिलाफ कार्रवाई, आमदनी में जो इजाफा है और बजट में सख्त फैसले अगर सही हिकमत अमली से किए जाएं तो चीजें जो है वो मजीद बेहतर हो सकती हैं। नाज़रीन, अपने मेजबान शाहरुख शाह को टीम के हमरा इजाजत दीजिए। अपना और पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।